नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नए वीडियो में। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो जो है वो बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए है, बीकॉम एप्लीकेंट्स के लिए है। फिर चाहे उन्होंने बीएचयू अप्लाई किया हो या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय अप्लाई किया हो या फिर किसी अन्य यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किए हो, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। स्पेशली इलाहाबाद के केस में मैंने वीडियो बनाया है, तो उसका एग्ज़ाम पैटर्न आपको बताता हूँ। तो टाइम कितना है? 2 आवर्स है। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 300 हैं। क्वेश्चन पेपर को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन कौन सा है? और हाँ, इलाहाबाद में नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी आपको, बट इन केस ऑफ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय देयर इज़ अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ -1, ठीक है? हर एक गलत आंसर के लिए आपका -1 सही वाले से डिडक्ट हो जाएगा इन केस ऑफ बीएचयू, बट नॉट इन केस ऑफ इलाहाबाद, ठीक है? कौन कौन सा सेक्शन है? 3 सेक्शन होते हैं। पहला जो होता है वो लैंग्वेज का होता है, चाहे फिर आप इंग्लिश करिए या हिंदी करिए। 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं। इन सब पर मैं कंटिन्यू वीडियो बना रहा हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। तो जीएस के जो क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस के, वो जो क्वेश्चन जो मैंने बीए स्टूडेंट्स के लिए बनाए हैं, वही क्वेश्चन आपके लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है? जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वो सारे यूजी के एंट्रेंस एग्जाम जितने होते हैं सबके लिए एक ही हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि जो बीए का है वो आपके बीकॉम में कॉम नहीं देगा, ठीक है? तो 25 क्वेश्चन होंगे इसके 50 मार्क्स के। कॉमर्स इंटरमीडिएट लेवल के 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के। ज़्यादा फोकस आपको अपने सब्जेक्ट पर देना है, ठीक है? कॉमर्स के सब्जेक्ट पर। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वह है, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट देन द फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ऑफ द कॉर्पोरेट बॉन्ड विल बी। अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड की निश्चित ब्याज दर की तुलना में ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती है तो क्या होगा? मूल्य में कमी आ जाएगी। देयर इज अ डिक्रीज इन वैल्यू। करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है? कॉर्पोरेट बॉन्ड यहाँ पर आया है तो आपको पता होना चाहिए कॉर्पोरेट बॉन्ड होता क्या है, ठीक है? क्या होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड? कॉर्पोरेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ डेब्ट सिक्योरिटी दैट इज इश्यूड बाय अ फर्म एंड सोल्ड टू इन्वेस्टर्स, ठीक है? तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका जो एग्जाम पैटर्न होगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो सेम ऐसा ही पेपर मिलेगा आपको। एक तरफ अंग्रेजी के क्वेश्चन होंगे, एक तरफ हिंदी के क्वेश्चन होंगे, ठीक है? मीन्स दोनों मिक्स होंगे। बाइलिंगुअल पेपर होता है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि आप ऐसी पेपर बना रहे हो, एक तरफ हिंदी या इंग्लिश होते भी हैं, तो जी बाइलिंगुअल पेपर होता है आपका। आपने जिसको प्रिफर किया होगा हिंदी या इंग्लिश, उसमें आप अपना रिप्लाई करेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सोन फर्स्ट व्हेन द एसेट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर लिक्विडिटी। निम्न में से कौन सा पहले दिखाया जाता है जब संपत्ति उनकी तरलता के क्रम में व्यवस्थित होती है? तो जो नगद है, कैश इन हैंड्स, ठीक है, नकदी को दिखाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द क्रिएशन द क्रिएशन ऑफ चॉइस इज डन बाई। पसंद का निर्माण कब होता है, ठीक है? किसके द्वारा होता है? तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ए, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, जब संसाधनों की कमी होती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट इज द फॉर्म ऑफ। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट की किस रूप में है? उसका रूप क्या है, ठीक है? डिवेंचर अकाउंट एप्लीकेशन अकाउंट इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में है? तो वो है पर्सनल अकाउंट, ठीक है? करेक्ट ऑप्शन आपका सी है, पर्सनल अकाउंट। डिवेंचर्स होते क्या हैं, ठीक है? डिवेंचर्स आर ए शॉर्ट और मीडियम टाइप ऑफ डेप्ट, ठीक है? शॉर्ट या मीडियम टाइप के डेप्ट होते हैं या डेप्ट इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग फंड्स, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या है? द फॉर्म्स ऑफ अ डिस्काउंट इज ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स इज इन द नेचर ऑफ। डिवेंचर के मुद्दे पर छूट का रूप प्रकृति में है। देखो हिंदी वाले अपना देखते रहें साइड में, ठीक है? आंसर बी जो है करेक्ट है, कैपिटल लॉस, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6। एमलगेमेशन एंड रैपिड यूनिफिकेशन बिटवीन कंट्रीज कैन बी आइडेंटिफाइड एज। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए है, ग्लोबलाइजेशन। देश के बीच समामेलन देश के बीच समामेलन और तेजी से एकीकरण के रूप में पहचाना जा सकता है। तो वैश्वीकरण, ठीक है? तो ग्लोबलाइजेशन पर आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है? गूगल करके आप अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटीग्रेशन एमंग पीपल्स, या आप कंपनीज या फिर आप कह सकते हैं गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड, ठीक है?
ये इंटीग्रेशन और इंटरेक्शन होता है पीपल के बीच में, कंपनीज के बीच में, गवर्नमेंट्स के बीच में, किस पे, ऑन द लेवल ऑफ वर्ल्ड वाइड, ठीक है। बहुत सारे इसके बेनिफिट्स होते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसके नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइए इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, कुछ बेनिफिट्स बता देता हूँ इससे क्या होता है ग्लोबलाइजेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीएसटी है। तो इस ग्लोबलाइजेशन से होता है क्या है कि न्यू कल्चर्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक्सेस टू न्यू कल्चर्स और टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस का स्प्रेड होता है, एक्सेस टू व्हाट, एक्सेस टू न्यू टैलेंट, नए टैलेंट का पता चलता है, न्यू मार्केट एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको कमेंट सेक्शन में नेगेटिव इम्पैक्ट बताने हैं, ठीक है। जीएसटी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जीएसटी वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम डी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1 जुलाई 2017, ठीक है। भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी, तो 1 जुलाई 2017 में लागू हुई थी। तो जीएसटी पे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है, ठीक है, आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इन इंडिया द जीएसटी इज अ डुअल मॉडल ऑफ कनाडा, ठीक है। भारत में जीएसटी एक दोहरा मॉडल है, किसका, कनाडा का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, आउट ऑफ 4 पॉइंट्स विच इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो प्रोडक्शन, सोशल सर्विस, प्रोफेशनल, ट्रेडिंग इन गुड्स, 4 बिंदु में से कौन सा आर्थिक गतिविधि नहीं है, तो उत्पादन, समाज सेवा, व्यावसायिक और माल में व्यापार। तो ये जो समाज सेवा आपकी है, दिस इज नॉट अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, फ्री फंड की एक्टिविटी होती है। करेक्ट ऑप्शन बी है आपका। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑप्शन इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। सब पता कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, बिजनेस एक्टिविटी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज पढ़ लीजिए, सब पता चल जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका डी है। कौन सा विकल्प व्यावसायिक गतिविधि नहीं है, तो डी कौन सा है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तो वर्क इन अ फैक्ट्री फॉर वेजेस, मजदूरी के लिए एक कारखाने में काम करना, दिस इज नॉट एन अ बिजनेस एक्टिविटी, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बिजनेस, तो प्रोडक्शन, एक्सचेंज और सेल, रिस्क एलिमेंट्स, ऑल द वेब। तो सारी ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हैं। निम्नलिखित में से कौन व्यवसाय की विशेषता है, उत्पादन, विनिमय या बिक्री, जोखिम तत्व, ठीक है, रिस्क एलिमेंट्स। तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल आर क्लासिफाइड अंडर व्हिच इंडस्ट्रीज, तो करेक्ट ऑप्शन बी है सेकेंडरी, ठीक है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी और एक नई आ चुकी है क्वाटरनरी, ठीक है, क्वाटरनरी। 3 टाइप्स की इंडस्ट्रीज होती हैं, प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, टर्टियरी होती है, क्वाटरनरी भी आ चुकी है। तो प्राइमरी में क्या होता है, एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, फार्मिंग हो गया, फिशिंग हो गया, तो दीज कम्स इन प्राइमरी सेक्टर्स, प्राइमरी इंडस्ट्रीज। सेकेंडरी की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जितनी भी यूनिट्स हैं वो सेकेंडरी में आएंगी, जैसे हाईटेक इंडस्ट्री हो गई, स्टील इंडस्ट्री हो गई, आयरन इंडस्ट्री हो गई, ठीक है। तो दीज कम्स इन सेकेंडरी सेक्टर्स। और फिर क्या है, टेरिटरी सेक्टर बचता है, तो इसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, हाँ। तो जैसे टीचिंग हो गई, नर्सिंग हो गई, तो ये सब आते हैं टेरिटरी सेक्टर में। क्वाटरनरी जो आती है आपकी, वैसे बहुत मुश्किल से मिलता है, तो क्वाटरनरी क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में जो भी हैं वो क्वाटरनरी में आते हैं, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, ठीक है, तो ये क्वाटरनरी में चला जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द एक्टिविटी व्हिच डज नॉट सपोर्ट ट्रेड, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, माइनिंग। तो आपका करेक्ट ऑप्शन डी होगा, ठीक है। उस गतिविधि को पहचानिए जो व्यापार का समर्थन नहीं करता है, तो वो माइनिंग है, खनन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, कंपनी इज फॉर्म्ड बाई, एक कंपनी बनाई जाती है किसके द्वारा, तो प्रोमोटर्स के द्वारा बनाई जाती है। करेक्ट ऑप्शन सी है। प्रोमोटर्स क्या होते हैं, कंपनी को बनाने वाला होता है। तो जनरली अ प्रोमोटर्स इन इज एनी पर्सन, कोई भी हो सकता है प्रोमोटर, इज एनी पर्सन हु हेल्प्स इन कंपनी रजिस्ट्रेशन, कंपनी के रजिस्ट्रेशन में कोई भी इंसान जो कंपनी के रजिस्ट्रेशन में हेल्प करता है, फाइंड डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स फॉर द न्यू कंपनी, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका प्रोमोटर्स, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, which द वर्ड लिमिटेड शुड appears आफ्टर द नेम ऑफ, नाम समिति शब्द के नाम के बाद दिखाई देना चाहिए, तो ये क्या है, ट्रांसलेट इसका कम ठीक हुआ है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन बी है रजिस्टर्ड कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच इज नॉट अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस,
ईज ऑफ फॉर्मेशन, लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लाइफ, म्यूचुअल एजेंसी। साझेदारी व्यवसाय की कौन सी विशेषता नहीं है? तो गठन में आसानी, सीमित देयता, सीमित जीवन एंड म्यूचुअल एजेंसीज। तो करेक्ट ऑप्शन बी है लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? Which kind of partnership one partner has unlimited liability and other partners have limited liability? तो पार्टनर एट विल, पार्टनरशिप एट विल। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है? सॉरी, करेक्ट ऑप्शन इज बी लिमिटेड पार्टनरशिप। किस तरह की साझेदारी में एक साथी की असीमित देयता होती है और दूसरे साथी की सीमित देयता होती है? तो सीमित भागीदारी में ऐसा हमको देखने को मिलता है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बी है आपका। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विच टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप हैव नो एग्रीमेंट इन टर्म्स ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप? साझेदारी की अवधि के संदर्भ में किस प्रकार की साझेदारी का कोई समझौता नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए है पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल जो है वो क्या होती है? पार्टनरशिप एट विल क्या होती है? इट इज अ पार्टनरशिप दैट कैन बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर एट एनी टाइम विदाउट एनी लायबिलिटी। ठीक है, कभी भी कोई भी पार्टनर जो है डिसॉल्व कर सकता है विदाउट एनी लायबिलिटी, वो होती है पार्टनरशिप एट विल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? अ न्यूमेरिकल वैल्यू यूज्ड एज अ समरी मेजर फॉर अ सैंपल सच एज अ सैंपल मीन इज नोन एज अ। तो ये क्या है? एक नमूना के लिए एक सारांश उपाय सॉरी, करेक्ट ऑप्शन इसका सी है सैंपल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 21 स्टैटिस्टिक्स ब्रांचेस इंक्लूड्स, स्टेट्स ब्रांचेस इंक्लूड्स। तो क्या है इसका? सांख्यिकी शाखाओं में शामिल है। तो डी में बोथ ए एंड बी, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अनुप्रयुक्त सांख्यिकी एंड गणितीय सांख्यिकी दोनों शाखाओं में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? टू इनहेंस अ प्रोसीजर द कंट्रोल चार्ट्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आर क्लासिफाइड इनटू। एक प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए नियंत्रण चार्ट और वर्णनात्मक आंकड़ों की प्रक्रियाओं को वर्गीकृत किया जाता है। किसमें? बिहेवियरल टूल्स में। ठीक है, व्यवहारिक उपकरण में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है अर्निंग्स डेट हैव अ cumulative amount and are not paid to the stockholders as a dividend is known as। ऐसी आय जिनके पास संचयी राशि होती है और लाभांश के रूप में शेयरधारक को भुगतान नहीं किया जाता है, तो वह है रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग, करेक्ट ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 इंफॉर्मेशन दैट इज इश्यूड बाय इन्वेस्टर्स फॉर फोरकास्टिंग फ्यूचर अर्निंग इज डॉक्यूमेंटेड इन। करेक्ट ऑप्शन आपका ए है एनुअल रिपोर्ट्स। भविष्य की कमाई का पूर्वानुमान लगाने के लिए निवेशकों द्वारा उपयोग की जाने वाली जानकारी का दस्तावेजीकरण किया जाता है, तो वो वार्षिक रिपोर्ट में किया जाता है, एनुअल रिपोर्ट्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? व्हेन डिड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कम इनटू इफेक्ट? विश्व व्यापार संगठन कब आया था, कब लागू हुआ था? तो वो हुआ था 1 जनवरी 1995 में। करेक्ट ऑप्शन आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? टोटल नंबर इन द WTO इज एट प्रेजेंट आर। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कुल कितने सदस्य हैं? अभी आपको बताना है ये इसका मुखिया कौन है। ठीक है, WTO का, कमेंट सेक्शन में। डी का इसका करेक्ट ऑप्शन डी है 164, 164 मेंबर वर्तमान में हैं WTO में। ठीक है, 27 देखते हैं। व्हिच एमंग दीज इज द हेडक्वार्टर ऑफ द WTO? ऑस्ट्रिया, जेनेवा, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन DC। तो जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है WTO का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज कैन बी यूजफुल इफ कॉस्ट रेशियो ऑफ गुड्स आर डिफरेंट। ठीक है, दो देशों के बीच व्यापार उपयोगी हो सकता है यदि माल की लागत अनुपात में अलग अलग हो। ठीक है, डिफरेंट हो। Move to the next question, question number 29. The term euro currency market refers to। यूरो मुद्रा बाजार शब्द का अर्थ है क्या है? तो बाजार जहां मुद्राओं का आधार और ऋण, उधार और ऋण दोनों देश के बाहर होता है, वो करेक्ट ऑप्शन आपका बी है। ठीक है, द मार्केट वेयर द बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ करेंसीज टेक प्लेस आउटसाइड द कंट्री ऑफ इश्यू। ठीक है,
तो ये हो जाएगी यूरो करेंसी मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, अकाउंटिंग फर्निशेस डाटा ऑन। तो अकाउंट फर्निशिंग डाटा ऑन, तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा आपका, ऑल ऑफ दीज, income and cost for the managers, financial condition of the institutions, and company's tax liability for a particular years. Question number 31 है, the long term assets that have no physical existence but possess a value is known as, C, intangible assets। ठीक है, intangible assets, करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, intangible assets। लंबी अवधि की संपत्ति जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है लेकिन मूल्य के रूप में जाना जाता है, तो वह है अमूर्त संपत्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32, द एसेट्स दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड दैट इज 1 ईयर और लेस इज नोन एज। उन संपत्तियों को जिन्हें आसानी से नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे 1 वर्ष या उससे कम, तो उसे क्या बोलेंगे, करेंट एसेट बोलेंगे। ठीक है, वर्तमान की संपत्ति बोलेंगे। 33 देखते हैं क्या, कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क्स। कॉपीराइट, पेटेंट्स और ट्रेडमार्क क्या है, तो यह है इंटेंजिबल एसेट्स हैं। ठीक है, दीज आर द इंटेंजिबल एसेट्स। 34 देखते हैं, व्हाट ऑप्शन डज द सेंट्रल, इन सब के बारे में अगर जानकारी ले लेंगे तो अच्छी बात होगी। ठीक है, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इनसे क्वेश्चन अराइज होते हैं। 34 देखते हैं, व्हाट ऑप्शन डज द सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट इंक्लूड इन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। केंद्र सरकार विकास के खर्च में क्या विकल्प शामिल नहीं करती है, तो विकल्पों को देखिए आप, तो जो रक्षा व्यय है, डिफेंस एक्सपेंडिचर है, उसको शामिल नहीं करती है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, डेप्रिसिएशन इज डिफाइंड एज, मूल्यह्रास के रूप में परिभाषित किया गया है, तो किसे परिभाषित किया गया है, तो लॉस ऑफ इक्विपमेंट्स ओवर टाइम ड्यू टू वियर एंड टीयर। करेक्ट ऑप्शन बी है, मूल्यह्रास किसको बोलते हैं, पहनने और आंसू की, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लॉस ऑफ इक्विपमेंट्स, जो हमारा खर्च होता है इक्विपमेंट्स और जो दुनिया भर की जो चीज़ें हैं जिनसे हम प्रोडक्शन करते हैं, तो ये हो जाएगा डिप्रिशिएशन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हो गए सारे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, और हाँ, पढ़ते रहिए अच्छे से। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आप अपनी क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ख्याल रखिए अपना।